इसकी फर्स्ट कंडीशन हमने लिखी थी मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जिसे नॉन मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट भी कहा जाता है। अब सेकंड कंडीशन जिसे बोलेंगे नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब यहाँ पर कैटाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मेटेलिक पार्ट को एंड एनायन रिप्रेजेंट करेगा नॉन मेटेलिक पार्ट को। अब डिफेक्ट का नाम लिखा है नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इट मींस नॉन मेटल एक्सेस में रहेंगे एज कंपेयर टू मेटेलिक पार्ट। यहाँ हम क्रिस्टल में चेक करें पॉजिटिव जो हमारे पास में आयंस है उसको हम काउंट करें 10 पॉजिटिव एंड 10 ही नेगेटिव आयंस इन ए क्रिस्टल। अब नेगेटिव पार्ट को आपको एक्सेस में शो करना है। इट मींस ये जो 10 एनायंस है ये मैक्सिमम होने चाहिए, यानी किसी इंप्योरिटीज को अपन ऐड कर लिया, किसी तरह का डिफेक्ट्स आ गया, लेकिन नेगेटिव पार्ट हमारे पास में एक्सेस में रहना चाहिए। अब मान लो डिफेक्ट्स इस तरह का आया कि बाहर से टेम्परेचर इंक्रीज करा हमने, तो कोई ना कोई एक मेटेलिक पार्ट यानी कैटाइन जो है अपनी जगह से मूवमेंट लेता है, यानी अपनी लेटाइस पॉइंट को छोड़ देगा। यहां से लेटाइस पॉइंट को छोड़ देता है। लेटाइस पॉइंट को छोड़ेगा तो वैकेंसी प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, वैकेंसी प्रोड्यूस होगी तो यहाँ पे एनायनिक पार्ट ज्यादा होगा। लेकिन ये फिर ये कैटाइन जाएगा कहां पर? कैटाइन जाएगा कहां पर? तो कैटाइन अगर जाएगा तो वो क्या क्रिस्टल से बाहर नहीं जाएगा, वो इस क्रिस्टल के अंदर ही वॉइड्स के अंदर शिफ्ट होगा। वॉइड्स के अंदर ही शिफ्ट होगा। तो अब यहाँ पे अपने पास में इक्वल बैलेंस में रहेगा। नहीं तो एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन हम ये बोल सकते हैं कि यहां से जैसी वैकेंसी प्रोड्यूस हुई, एक वैकेंसी यहां प्रोड्यूस हुई, अब इस पूरे क्रिस्टल में कोई ना कोई कैटाइन एक ऐसा होगा जो अपने हायर ऑक्सीडेशन नंबर से इसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। हायर ऑक्सीडेशन नंबर से कैसे? 10 कैटाइन 10 एनाइन, यहां से मान लो 2 कैटाइन बाहर निकल गए तो 8 कैटाइन जो है हमारे पास में वो +1 के साथ में, लेकिन कोई एक कैटाइन जो है वो +2 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ में हो, क्योंकि मेटल की वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। तो मेटल अपने क्रिस्टल के अंदर खुद का वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर इजीली शो कर सकता है। तो 8 कैटाइन जो है वो तो +1 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ में, लेकिन कोई ना कोई एक कैटाइन जो है वो +2 ऑक्सीडेशन नंबर को शो करेगा। यानी क्रिस्टल में नियरेस्ट कैटाइनिक पार्ट जो होगा अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया देखिए, 8 × +1 +8, 1 × +2 कंडीशन, यानी यहाँ पे +8 यहाँ +2, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हुआ +10, और यहाँ नेगेटिव पार्ट कितना है -10। तो इट मींस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। यानी यहाँ पर हमारे पास में होगी कैटाइनिक वैकेंसी। और कोई ना कोई नियरेस्ट वन कैटाइन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट किया, बट सेम मेटल कैटाइन। इन क्रिस्टल के अंदर एक कैटाइन जो है पॉजिटिव चार्ज जो है ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर को शो कर रहा है। तो यहाँ पे मेटेलिक पार्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नॉन मेटेलिक पार्ट। दैट्स इज नोन एज नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। जब हमने मेटल एक्सेस डिफेक्ट को पहले स्टडी किया था तो हमने उसमें देखा था एफ सेंटर की कंडीशंस, क्रिस्टल कलर पार्शियल कलर में चेंज हो रहा था। यहाँ पे भी हल्के से
इम्प्योरिटीज वगैरह आने से कलर पे हल्का सा इफेक्ट पड़ता है, यानी फेड कलर हो जाता है, या कहते हैं पेल येलो पेल ब्लू कलर में हल्का सा कन्वर्ट हो सकता है। तो नॉन मेटल की कंडीशन आप क्या याद रखेंगे? बैलेंस बाय हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेम मेटल कैटायन। अब डिफेक्ट्स के अंदर सबसे लास्ट पॉइंट इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होगा? इम्प्योरिटी डिफेक्ट को हम नॉर्मली ये बोल सकते हैं ये नॉन मेटल एक्सेस का एक पार्ट है, लेकिन नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट में कंडीशन क्या थी हमारे पास में कि सेम मेटल कैटायन अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन इसमें यानी इम्प्योरिटी डिफेक्ट के अंदर क्या होगा, जैसे ही क्रिस्टल को टेम्परेचर मिलेगा तो कोई ना कोई दो से ज्यादा कैटायन जो है मोर देन 2 कैटायंस अपने लेटाइस पॉइंट से मूवमेंट लेंगे और क्रिस्टल से बाहर चले जाएंगे। लेकिन अब उनकी जगह क्या होगा, बाहर से क्रिस्टल के बाहर से कोई दूसरा मेटल कैटायन अंदर इसमें एंटर कर जाएगा और इसके चार्ज को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। जैसे NaCl क्रिस्टल में अगर स्ट्रोंशियम क्लोराइड SrCl2 की इंप्योरिटी को ऐड करते हैं तो इस डिफेक्ट को बोलते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट। यानी मूवमेंट तो कौन लेगा? Na+, इंप्योरिटी किसकी रहेगी? Sr+2 की। Sr+2 की इंप्योरिटी रहेगी। यहां एक कैटायनिक वैकेंसी और यहां पर भी एक कैटायन वैकेंसी, यानी 2 सोडियम आयन जो है क्रिस्टल से बाहर जाएंगे। ये हमारे पास में Na+, नेगेटिव पार्ट है Cl-। यहां होगा कैटायनिक वैकेंसी, लेकिन किसी एक कैटायनिक वैकेंसी में बाहर से कोई इंप्योरिटी ऐड हो जाएगी और इंप्योरिटी हम ऐड कर रहे हैं स्ट्रोंशियम आयन की Sr+2। लेकिन ये इंप्योरिटी ऐड करने से यानी बाहर से कोई स्ट्रोंशियम आयन अंदर एंटर कर गया, लेकिन ये क्रिस्टल जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही बना रहेगा। जैसे नॉर्मल काउंट किया 10 हमारे पास में Na+ थे एंड 10 Cl-, जिनमें से 2 कैटायन बाहर चले गए तो 8 तो रह गए Na+, लेकिन एक जो हमारे पास आ जाएगा Sr+2। तो +2 एंड +8 टोटल चार्ज कितना हो गया? +10। और यहां पर भी चार्ज कितना है? -10। नंबर से ज्यादा कौन है हमारे पास में? नेगेटिव वाला पार्ट। यहां टोटल कितने में देखो 9 और यहां कितने हैं? 10 पार्ट। तो एनायनिक पार्ट ज्यादा है, नॉन मेटल एक्सेस का एक पार्ट है, बट सेम मेटल कैटायन व्हेन एडेड इन नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट देन इट इज ए पार्ट ऑफ नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ये नॉन मेटल एक्सेस में क्या होगा? सेम मेटल कैटायन अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, बट इंप्योरिटी डिफेक्ट इट इज ए पार्ट ऑफ नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट, बट अनदर मेटल कैटायन एज इंप्योरिटी शो इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसमें लिखिए इन नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट when another metal cation
as impurity. Show its higher oxidation number than it is known as impurity defect. ये पार्ट को अच्छे से ध्यान रखना है. अब ये थे हमारे डिफेक्ट्स ऑफ सॉलिड. हमने स्टार्ट से इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, फिर स्टाइचियोमेट्रिक डिफेक्ट जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया था, शॉर्टकिट डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, फिर नॉन स्टाइचियोमेट्रिक डिफेक्ट. इसकी भी दो कंडीशंस, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और लास्ट कंडीशन हमारे पास में इम्प्योरिटी डिफेक्ट. कीजिए कॉपी से. अब बात हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बिहाफ पर हमारे पास में जो सॉलिड्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन किया हुआ है. सब्सटेंस जो रहते हैं वो रहते हैं हमारे पास में पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटीफेरोमैग्नेटिक, एंड फेरोमैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटीफेरोमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक. अब ये होते क्या है देखिए. सबसे पहले हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक एंड डाईमैग्नेटिक. इसको नॉर्मली हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं. पैरामैग्नेटिक, इट मींस unpaired electrons are present. इसको बोलते हैं नो अनपेड इलेक्ट्रॉन. नो अनपेड इलेक्ट्रॉन. अब किसी भी सब्सटेंस को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उनमें क्या होगा, या तो वो सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होगा और या वो सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होगा. अगर सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट कर रहा है, देन इट बिहेव लाइक एज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. बट उससे अगर रिपेल हो रहा है देन इट बिहेव एज डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस. ये कंडीशन में याद रखनी है. अगर उसको अट्रैक्ट कर रहा है तब क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, एंड उससे रिपेल हो रहा है तो डाईमैग्नेटिक कंडीशन. जैसे मैग्नेटिक लाइंस जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. अब हमने एक सब्सटेंस यानी क्रिस्टल का एक पार्ट, सॉलिड का एक पार्ट यहां रखा हुआ है. अगर ये पैरामैग्नेटिक में अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, जो लाइन स्ट्रेट हो रही है वो इसमें से डायरेक्ट पास आउट हो सकती है और डायरेक्ट पास आउट हो जाएगी. लेकिन जो लाइन अप्रॉक्स में आसपास भी है, नियर अबाउट है, वो भी क्या होगी, इसके अंदर से एंटर कर जाएगी. अब जैसे मैग्नेट लाइन इसके अंदर से एंटर करेगी तो ये सब्सटेंस जो है एज ए मैग्नेट बिहेवियर शो करेगा. यानी जैसे ही तुम आपने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंडर रखा तो वो सब्सटेंस एज ए मैग्नेटिक बिहेवियर शो करना स्टार्ट कर देगा. लेकिन अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को यहां से रिमूव कर दूं तो इसका मैग्नेटिज्म भी वहीं पे खत्म हो जाएगा.
जब मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास में तो सब्सटेंस एज ए मैग्नेट बिहेवियर स्टार्ट कर देगा, बिहेवियर करना शो कर देगा। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटा देंगे तो ये अपना मैग्नेटिज्म भी यहां पर पूरी तरह से खो देगा, यानी उस समय इसका मैग्नेटिक बिहेवियर यहां पर शो नहीं किया जाएगा। तो पैरामैग्नेट की कंडीशन हम क्या याद रखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल अनपेड इलेक्ट्रॉन, जैसे एग्जांपल लिख लूं मैं FeCl3, FeCl3 तो कंडीशन आएगी Fe+3 एंड Cl माइनस। Fe एटॉमिक नंबर 26 कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फर्स्ट फिल होगा 4s2, फिर कंडीशन आएगी 3d6 कंडीशन। अब Fe+3 हमारे पास में, देन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, दो इलेक्ट्रॉन एस सब शेल से आउटर मोस्ट से बाहर निकलेंगे और एक यहां से डी से, तो कंडीशन क्या रहेगी हमारे पास में 3d5, ये कंडीशन रहेगी हमारे पास में। तो यहां डी के अंदर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अगर सब शेल पूरी फिल है, सब शेल से पी के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ p6 है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ये पूरी फुल फिल है। अगर सब शेल पूरी फुल फिल है तो वो कौन सा होगा डाई मैग्नेटिक। लेकिन अगर सब शेल में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन नहीं आ पा रहे जितने आने चाहिए तो वो बिहेवियर करेगा एज ए पैरामैग्नेटिक। इट मींस D5, टोटल डी में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर है D5 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बिहेवियर किसकी तरह शो करेगा पैरामैग्नेटिक की तरह। ये साथ में Cl माइनस जो है वहां Cl की कंडीशन हमारे पास आती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब Cl माइनस जैसे शो करोगे तो यहाँ पर कंडीशन क्या आ जाएगी 3p6 कंडीशन। तो यहाँ पर सब शेल कंप्लीट है, तो p में इलेक्ट्रॉन कितने आने चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन, और वो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो ये बिहेवियर शो करेगा डायमैग्नेटिक और ये बिहेवियर शो करेगा पैरामैग्नेटिक। किसी भी कंपाउंड्स में अगर एक एलिमेंट हमारा डायमैग्नेटिक है तो अनदर एलिमेंट होगा वो किस फॉर्म में आ जाएगा, मोस्टली चांसेस है पैरामैग्नेटिक के अंदर। डेफिनेशन याद रखिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स and in the presence of magnetic field it behave like as a magnet, but when we remove magnetic field then it lose their magnetism। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं पैरामैग्नेटिज्म। सब्सटेंस कौन होगा, सब्सटेंस कौन सा होगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। डाई मैग्नेटिक देयर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और ये हमेशा क्या होंगे मैग्नेटिक फील्ड से हमेशा रिपेल होंगे। अब आपने जैसे ये मैग्नेटिक लाइन है हमारे पास में, अगर ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता तो मैग्नेटिक लाइंस के अंदर से पास आउट होती। लेकिन अगर ये डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो ये लाइंस इसको आउटर से पास आउट होगी, यानी से रिपेल होगी। अगर इनर से पास आउट होती तो कौन सा होता पैरामैग्नेटिक, आउटर से पास आउट होती देन इट इज डायमैग्नेटिक। तो ये अच्छे से क्लियर है। बाकी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी चैप्टर को अच्छे से, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हैं। डी ब्लॉक पे भी हमारे पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती है। अब बात करते हैं ये फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक क्या होती है। अब ये तो अच्छे से क्लियर है पैरामैग्नेटिक एंड डाईमैग्नेटिक क्या होता है। इन कंडीशन को समझने के लिए आप एक बार एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फुलफिल करते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट किया जाता है, उसको वापस से आप रिवाइज कीजिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन और नॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब ये तीनों कंडीशन जो हमारे पास है फेरो, एंटी फेरो एंड फेरीमैग्नेटिक, इन तीनों में हमेशा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, होंगे तो ये सारे कौन से पैरामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक की कंडीशन क्या होती है, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक लाइंस को अट्रैक्ट करेगा, इन लाइन सारी उसके अंदर से पास आउट होगी।
फेरोमैग्नेटिक, अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। तो इनमें ऐसी क्या खासियत होगी? फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, ये स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं। पैरामैग्नेटिक जो है वो वीकली मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होंगे, और फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होंगे। पैरामैग्नेटिक में क्या था, जैसे हमने इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव किया तो उसका मैग्नेटिज्म भी लॉस हो रहा था। लेकिन फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा, अगर आप थोड़ी देर के लिए मैग्नेटिक फील्ड रख दोगे तब तो वो मैग्नेट की तरह बिहेवियर करेगा। लेकिन अगर किसी कंडीशन में आपने मैग्नेटिक फील्ड वहां से रिमूव कर दिया तब भी ये मैग्नेट की तरह ही बिहेवियर शो करते हैं। ये दोनों में मेजर डिफरेंस है, नोट कीजिए। इन पैरामैग्नेटिक its loss, its magnetism in the absence of magnetic field, but in ferromagnetic it behave as a magnet in the absence of मैग्नेटिक फील्ड। ये इनके अंदर मेजर डिफरेंस होगा। जेई पैटर्न के हिसाब से आप याद रखिएगा, पैरामैग्नेटिक वो सब्सटेंस है जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन, फेरोमैग्नेटिक वो सब्सटेंस जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिक क्या होगा, वीकली अट्रैक्ट होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां से पैरामैग्नेटिक में अगर आप मैग्नेटिक फील्ड हटा दोगे तो उसमें मैग्नेटिक उसका लॉस हो जाएगा, वो मैग्नेट की तरफ बिहेवियर शो नहीं करेगा। बट इन द केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड अगर हटा भी दिया हमने वहां से तब भी वो मैग्नेट की तरह ही बिहेवियर शो करेगा। अब ऐसा होता क्यों है? हमने एक बड़ा सा क्रिस्टल लिया, मान लिया आयरन का ये। अब आयरन में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अब ये जितनी भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो मैग्नेट की तरह बिहेवियर करेगा। लेकिन वहां से मैग्नेट हटाया, मैग्नेटिक फील्ड हमने हटा दिया वहां से, तब भी ये मैग्नेट की तरह ही अपना बिहेवियर स्टार्ट करेगा। तो ये अपने छोटे छोटे मैग्नेट्स बना लेते हैं, और एक मैग्नेट के हमेशा दो पोल रहते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये कंडीशन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। लेकिन जैसे हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लगाया हमने तो ये मैग्नेट की तरह बिहेवियर शो करेगा। तो ये इंडिविजुअल नहीं शो करके एक ग्रुप्स के अंदर अपना मैग्नेटिज्म शो करते हैं, इंडिविजुअल शो नहीं करेंगे। एक ग्रुप यहां बन गया, एक ग्रुप यहां बन गया, एक ग्रुप यहां बन गया, यानी ग्रुप के अंदर अपना मैग्नेटिज्म शो करेंगे। तो ग्रुप के अंदर आते ही एक डायरेक्शन के अंदर ये जो ग्रुप है इस डायरेक्शन में, सारे ग्रुप्स एक डायरेक्शन में मैग्नेटिज्म को शो करेंगे। यानी इन द प्रेजेंस ऑफ, अगर ये जो ग्रुप्स बने में ये ग्रुप्स एक ही डायरेक्शन में अपने स्पिन को शो कर रहे हैं या एक डायरेक्शन में अपना मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, देन इट इज नोन एज फेरोमैग्नेटिक। हम इसको रिवाइज इस तरह कर सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो
अपने अनपेड इलेक्ट्रॉन रखेंगे, सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है एज ए मैग्नेट्स की फॉर्म में बिहेवियर स्टार्ट करेंगे। ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है ये ग्रुप्स के अंदर आएंगे, यानी एक जो अनपेड इलेक्ट्रॉन था वो मैग्नेट के फॉर्म में आ गया, मैग्नेट की फॉर्म में आने पर क्या करेंगे, ये अपना ग्रुप्स बनाना स्टार्ट करेंगे। ईच ग्रुप इज नोन एज डोमेन, यानी मैग्नेट्स ने अपने ग्रुप बनाने स्टार्ट कर लिए और एक ग्रुप को हम क्या नाम दे रहे हैं, डोमेन। अब ये सारे डोमेन क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन अपना मैग्नेटिज्म शो करेंगे। अगर इन सब की डायरेक्शन एक जैसी हो जाए, यानी एक ही डायरेक्शन, या तो सारे क्लॉकवाइज हो जाए और या सारे एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, या तो ईस्ट साइड हो जाए या वेस्ट साइड हो जाए, या नॉर्थ साइड हो जाए या साउथ साइड हो जाए, अगर सारे एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं तो वो कंडीशन हमारे पास कौन सी रहेगी, फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिक कंडीशन सारे एक ही डायरेक्शन में। अब एक डायरेक्शन होने के कारण इनका जो डाइपोल होगा वो सबसे ज्यादा होगा। डाइपोल मान लीजिए आना तो कितना चाहिए हमारे पास 25, लेकिन फेरोमैग्नेटिक डाइपोल आ कितना रहा है 100, बहुत ज्यादा। इसके लिए एक वर्ड और आता है हमारे पास में 8 enhance its magnetism and maximum dipole moment। यानी इसका डाइपोल आना कितना चाहिए हमारे पास में, मान लो 25 आना चाहिए, लेकिन डाइपोल एक के डायरेक्शन में होने के कारण इन सबका डायरेक्शन एक ही है जितनी मैग्नेट्स हैं, तो डाइपोल हमें कितना मिल रहा है 100। यानी अपने ये मैग्नेटिक को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इनहेंस करेगा, जिसके कारण डाइपोल भी क्या होगा, इनका इंक्रीज होगा और हमें डाइपोल मैक्सिमम मिलता है। जब डाई मैग्नेटिक कंडीशन अनपेड होगा ही नहीं तो उसका डाइपोल कितना होगा 0। यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इसका डाइपोल हमें मिल रहा है मान लो 25 तक, लेकिन ये 25 से बहुत ज्यादा शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि सारे एक ही डायरेक्शन में, अपोजिट में कोई आ ही नहीं रहा जो नेगलेक्ट कर दे। तो ये हमारे पास में कंडीशन रहेगी फेरोमैग्नेटिक की। इन ग्रुप्स को हम नाम देंगे डोमेन। अब एंटी फेरो एंड फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरो, इनमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, इनमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। मैग्नेटिक फील्ड रखोगे तो ये मैग्नेट की तरफ बिहेवियर स्टार्ट करेंगे, लेकिन इनमें जो डोमेन बनेंगे इनमें क्या होंगे, इक्वल नंबर्स में, यानी अगर जितने क्लॉकवाइज साइड है उतने ही हमारे पास में एंटी क्लॉकवाइज साइड्स में रहेंगे। यानी एंटी फेरो के अंदर हमारे पास में रहेगी कंडीशन इक्वल नंबर्स में, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लॉकवाइज, सेकंड फोर्थ सिक्स, ये एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां वैल्यू हमें मिलनी कितनी है 25, लेकिन वैल्यू हमें कितनी मिल रही है 0। पैरामैग्नेटिक की वैल्यू कितनी मिल रही थी 25, लेकिन 25 से मोर देन यानी बहुत ज्यादा वैल्यू मिल रही है, 100 वैल्यू मिल रही है, तब तो कौन सा हुआ फेरोमैग्नेटिक। लेकिन 25 मिलना चाहिए था, वैल्यू हमें कितनी मिल रही है 0, देन इट इज एंटी फेरोमैग्नेटिक। यानी स्पिन जो होगा हमारे पास में इसमें एक ही डायरेक्शन में था, और इनमें क्या होगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, देन इट शो इट्स मैग्नेटिज्म वेरी लेस अमाउंट एंड इट्स बिकम 0। डाइपोल इज मिनिमम, डाइपोल मिनिमम है, 0 के आसपास होगी वैल्यू। तो सारे क्लॉक एंड एंटी क्लॉक एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। एंड फेरीमैग्नेटिज्म, ये भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे, लेकिन इनमें क्या होगा इक्वल नंबर्स कभी नहीं रहता। अगर इक्वल नंबर्स होगा तो वो बिहेव किसकी तरह शो करेगा, एंटी फेरो। लेकिन अगर इक्वल नंबर्स में नहीं आ रहा, यानी ये बोलते क्लॉकवाइज ग्रेटर देन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ग्रेटर देन क्लॉकवाइज, यानी यहाँ 25 की कंपेरेटिव वैल्यू में मिल रही मान लो 5 to 7 वैल्यू, यानी ये क्या करेगा सप्रेस करेगा, और फेरोमैग्नेटिक क्या करता है इनहेंस करता है। वहां डाइपोल मैक्सिमम होगा और यहाँ डाइपोल की इंडिविजुअल कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। 0 अगर आ गया तो कौन सा होगा एंटी फेरो। तो यहां कंडीशन हमारे पास में रहेगी
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, ये क्लॉकवाइज, सेकंड एंड फोर्थ एंड सिक्स, ये हो गए एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर डाइपोल की कुछ ना कुछ इंडिविजुअल वैल्यू होगी, बट लेस देन पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। suppressed its magnetism। अब डाइपोल की अगर मैं बात करूं तो डाइपोल मैक्सिमम किसका हो जाएगा? फेरो, फिर हम काउंट करेंगे पैरा, फिर हम काउंट करेंगे फेरी मैग्नेटिक, फिर हमारे पास में कौन सा आ जाएगा? एंटी फेरो, और लास्ट कंडीशन कौन सी रहेगी? डाई मैग्नेटिक। ये फेरो मैग्नेटिक का डाइपोल मोमेंट हमारे पास में सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद होगा पैरा, फिर आएगा फेरी, फिर एंटी फेरो और डाई मैग्नेटिक। जब कोई दोनों की वैल्यू लगभग कितनी होती है? 0। मैक्सिमम हमेशा किसका रहेगा? फेरो मैग्नेटिक का पार्ट। तो ये हमारी थी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। वापस एक बार रिवाइज कीजिए। 5 तरह के सब्सटेंस है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में। सबसे पहला पैरामैग्नेटिक, हमेशा इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड रखोगे ये मैग्नेट की तरह बिहेवियर करना स्टार्ट कर देगा, बट इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट इज लॉस इट्स मैग्नेटिज्म। यानी एब्सेंस में क्या होगा? ये अपना मैग्नेटिक बिहेवियर पूरी तरह से लॉस कर देगा। डाई मैग्नेटिक, देयर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, सारी कंडीशन होगी पेयरिंग में, एंड रिपेल बाय मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो मैग्नेटिक लाइंस थी वो आउटर से जा रही थी, इसके इनर से पास आउट नहीं हो पा रही थी। फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक, दीज आर ऑल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। लेकिन पैरामैग्नेटिक में कुछ ना कुछ इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज है। तो हमने फेरो को कैसे याद रखा? फेरो कंडीशन, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड से। ईच अनपेड इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक एज ए मैग्नेट। मैग्नेट्स का ग्रुप जो है वो क्या कहलाएगा? डोमेन। डोमेन की अगर डायरेक्शन सेम हो गई सबकी, अगर जितने भी डोमेन्स बन रहे हैं सबकी डायरेक्शन सेम हो जाए, देन इट इज फेरोमैग्नेटिक। बट डोमेन्स की डायरेक्शन इक्वल नंबर में क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, कुछ डोमेन्स जो है वो पॉजिटिव है और कुछ डोमेन्स नेगेटिव, इक्वल नंबर्स में, देन इट बिहेव लाइक एंटी फेरोमैग्नेटिक। बट डोमेन्स आर अनइक्वल अमाउंट, unequal numbers in clockwise and anti-clockwise, then it is फेरीमैग्नेटिक। बाकी इनकी डीप स्टडीज जो है अभी भी हमारे पास में इनकम्प्लीट है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये फेरो, फेरी और एंटी फेरो को प्रॉपर वे में डिवाइड किया हुआ है। इसको हायर क्लासेस में हम स्टडी करते हैं, लेकिन ये कह दे एक्यूरेट इसको डिवाइड करना इम्पॉसिबल बात है। हम एक डेफिनेशन में भी आप इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। बस उतारिए। ओके कॉपी। सेकेंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज यानी सब्सटेंस में से या सॉलिड में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो हमें चेक करना है। तो उस बिहाफ पर हम सब्सटेंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं।
conductors, insulators and semiconductors. कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स. क्रिस्टल्स में क्या होता है, दो तरह के बैंड होते हैं. एक होता है वैलेंसी बैंड, एक क्रिस्टल का खुद का बैंड होता है. लेटाइस बैंड बोल दीजिए, क्रिस्टल बैंड बोल दीजिए. तो अगर दोनों बैंड्स के बीच में सफिशिएंट गैप है, जिसको वो नॉर्मल टेम्परेचर पे क्रॉस कर भी सकते हैं, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें शिफ्ट हो जाए, क्रिस्टल बैंड से अपने वैलेंस बैंड में शिफ्ट हो जाए, वैलेंस बैंड टू क्रिस्टल बैंड में शिफ्ट हो जाए. एक बैंड टू अनदर बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, देन इट बिहेव लाइक कंडक्टर. जैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, कंडक्टर की तरह बिहेव करना स्टार्ट होगा और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होगी. लेकिन अगर टेम्परेचर मिलने पे वो शो नहीं कर पा रही, गैप इस तरह आ जाए हमारे पास में, बैंड के बीच में मैक्सिमम गैप आ जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा एनर्जी उसे नहीं मिलेगी कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक बैंड से दूसरे बैंड के अंदर शिफ्ट कर दे. अगर एनर्जी गैप मैक्सिमम है, बैंड के बीच में गैप मैक्सिमम हो, तो ये बिहेवियर किसकी तरह करेगा, इंसुलेटर की तरह. लेकिन अगर दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हो, यानी कंडक्टर्स में क्या होता है, दोनों गैप जो है हमारे पास में, यानी दोनों बैंड जो है वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, तो इनमें कंडक्टिविटी मैक्सिमम होगी. लेकिन सेमीकंडक्टर के अंदर गैप जो रहेगा वो एक इंटरमीडिएट कंडीशन में होगा, यानी वो गैप को क्रॉस कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है. इन सुटेबल कंडीशंस इट कन्वर्टेड इनटू वैलेंसी बैंड एंड शो देयर कंडक्टिविटी मैक्सिमम. बट इन सम केसेस इट बिहेवियर लाइक इंसुलेटर्स. कुछ केस में तो क्या होगा, कंडक्टर्स की तरह बिहेव करेगा और कुछ केस में ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा. इसलिए नॉर्मल हम इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स और मेटलॉइड, जिसमें दोनों प्रॉपर्टीज है, मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी है एंड नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज है. मेटल की प्रॉपर्टी कब होगी, जब वो इलेक्ट्रॉन में एक बैंड से दूसरे बैंड में शिफ्ट कर लेगा. लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं कर पा रहा, तो प्रॉपर्टी कौन सी रहेगी, इंसुलेटर की. अब सेमीकंडक्टर की हमने दोनों कंडीशन देख ली कि कंडक्टर भी बनेगा और इंसुलेटर भी बनेगा. कंडक्टर्स में क्या होगा, दोनों गैप ओवरलैप किए रहेंगे. इंसुलेटर में मैक्सिमम गैप होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो पाएगा. और यहां पर इंटरमीडिएट गैप होता है, गैप को शिफ्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर पाएगा. दोनों कंडीशन हमारे पास में. फिर सेमीकंडक्टर मेटलॉइड्स, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड सेकंड पी टाइप सेमीकंडक्टर. अब इसको हम एक्सप्लेन कैसे करें, एन टाइप और पी टाइप को. ग्रुप 14th एलिमेंट, ये नॉर्मली हमारे पास में मेटलॉइड की कंडीशन पे रहते हैं. जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये मेटलॉइड कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं. अब इस सिलिकॉन के अंदर, सिलिकॉन के क्रिस्टल में, जर्मेनियम के क्रिस्टल में, एक तरफ मैं ऐड कर दूं गैलियम, एक तरफ मैं ऐड कर दूं आर्सेनिक. अब सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन. गैलियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन के. 13 ग्रुप का इलेक्ट्रॉन, 13 ग्रुप का एलिमेंट है ये. और सिलिकॉन 14 ग्रुप का एलिमेंट है. आर्सेनिक ये 15 ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स. अब इसके आउटर मोस्ट में 4, यहाँ आउटर मोस्ट में 5, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 9 इलेक्ट्रॉन. अब कोई भी एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, इसको रिक्वायरमेंट कितने की थी, 4 इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन मिले कितने इसे, 5 इलेक्ट्रॉन. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो चुके, तो कंडक्टिविटी क्या मैक्सिमम होगी. दैट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज एन टाइप सेमीकंडक्टर. व्हेन impurities mixed in the form of 15 group element in a crystal of 14 group element. ये 14 ग्रुप के एलिमेंट के क्रिस्टल में हम 15 ग्रुप के एलिमेंट की इंप्योरिटीज ऐड कर दें, देन इट बिहेव लाइक अ सेमीकंडक्टर, कंडक्टिविटी मैक्सिमम, एंड दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर. बट 14 ग्रुप के एलिमेंट के साथ में अगर हम 13 ग्रुप की इंप्योरिटी को ऐड कर दें, 13 ग्रुप के एलिमेंट को एज ए इंप्योरिटी ऐड कर दें,
तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास में थे, 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास में, टोटल इलेक्ट्रॉन 7। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। ऑक्टेट कंप्लीट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। यहां कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं इसे? 7 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 1 इलेक्ट्रॉन कम है। अब उस इलेक्ट्रॉन की जगह क्या होगा? होल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, और जहां क्रिस्टल में होल्स बनने स्टार्ट होंगे उस सेमीकंडक्टर को नाम दोगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप में क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, बट इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर होल्स बनने स्टार्ट होंगे। तो इन दोनों में कंडक्टिविटी ज्यादा किसकी होगी? एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की। अब दोनों क्रिस्टल बने हुए किसके हमारे पास में? सिलिकॉन के। लेकिन सिलिकॉन में हमने ऐड किया क्या है? यहाँ पे गैलियम को, और यहाँ पर ऐड करा हमने आर्सेनिक को। तो आर्सेनिक एलिमेंट कौन सा है? 15th ग्रुप का। And it is P type, and it is N type semiconductor. Group 15 elements doped with group 14 elements। क्योंकि इम्प्योरिटी जब ऐड होगी तो इस सब्सटेंस को हम डोपिंग इफेक्ट के नाम से भी जान सकते हैं। यानी जैसे इम्प्योरिटी इसमें ऐड हुई आर्सेनिक की, सिलिकॉन में ऐड हुई आर्सेनिक की, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डोपिंग। तो डोपिंग हम हो गया ग्रुप 15 इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स की डोपिंग हम किसके साथ कर रहे हैं? ग्रुप 14 एलिमेंट्स के साथ में। देन इट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। और यहां कंडीशन आएगी हमारे पास में ग्रुप 13 एलिमेंट doped with group 14 elements। ग्रुप 13 एलिमेंट डॉप्ड होगा किसके साथ में? 14 एलिमेंट के साथ में। देन इट इज पी टाइप एंड इट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। और कंडक्टर थ्योरी को हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर अच्छे से डिस्कस किया है, और आगे भी हम कंटिन्यू डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने कंडक्टर्स को रिवाइज किया था। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स एंड मेटलिक कंडक्टर्स, सेकंड पार्ट में काउंट किया था आयनिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो ये हमारा चैप्टर था सॉलिड स्टेट
थ्योरेटिकल पार्ट बहुत मेजर पोर्शन है इसमें, अच्छे छोटे छोटे पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए। मेडिकल और जेई दोनों एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं सॉलिड स्टेट्स में। डिफेक्ट्स की प्रैक्टिस कीजिए, डिफेक्ट्स इस तरह के रहते हैं। फिर वॉइड्स कौन कौन से बनते हैं इसके अंदर, डेंसिटी का फॉर्मूला, एफिशिएंसी पैकिंग, क्लोज पैकिंग, एमोर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, नॉन एमोर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, कोवेलेंट सॉलिड्स कौन से, आयनिक सॉलिड्स कौन से हमारे पास में, फिर फेरोमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये सब्सटेंस कैसे होंगे। और बैंड थ्योरी को हल्का सा आप रिवाइज कीजिएगा, ज्यादा इसमें चांसेस कम रहते हैं इनमें क्वेश्चन नहीं आने के, ऐसे ज्यादा चांसेस नहीं है इनके। तो इसमें ये याद रख लीजिएगा पी टाइप एंड एन टाइप थ्योरी को। ये था अपना चैप्टर सॉलिड स्टेट। थैंक यू सो मच।